हम स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज में आता है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से ये यूज में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखिए रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट टूल। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट टूल। ठीक है, ये हमारा एक मैनेजमेंट टूल है। It is based on least square principle. It is based on least square principle. लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होता है ये हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखो, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिग्रेशन एनालिसिस किस पर बेस्ड होता है, ये लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब रिग्रेशन एनालिसिस से हम करते क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस से हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना, विद इन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ डेटा है एक्स और वाई पे, उसके बेसिस पर हमने एक्स और वाई में कोई इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, सपोज y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब हमारे पास यदि x की वैल्यूज हैं तो क्या हम y की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 2 है तो y क्या आ जाएगा अपने पास 9। तो ये जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बनाई हमने टू वेरिएबल्स के बिटवीन, इसी को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस कहते हैं या रिग्रेशन लाइंस कहते हैं। ठीक है ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम एल्जेब्रिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इन्हें हम रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं, और इसमें हम किसी एक वेरिएबल की हेल्प से किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले रिग्रेशन एनालिसिस की। In regression analysis, we can estimate की जगह we can establish लिखना, सॉरी गलत लिखा गया है। We can establish algebraic relationship between two or more variables. And by using this relationship, we can estimate the value of unknown variable with the help of known variable. जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें मालूम है उसे हम नोन वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर x हमारे लिए नोन वेरिएबल है। ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है
उसे हम क्या कहते हैं, अननोन वेरिएबल। y इज अननोन वेरिएबल। यदि हम x की वैल्यू हमें मालूम है और हम y की वैल्यू को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो y हमारे पास क्या हो गया, अननोन वेरिएबल। ठीक है, तो ये काम हम रिग्रेशन एनालिसिस में था। ठीक है, अब इस काम का यूज क्या है, बहुत यूज है इसका। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, मैनेजरियल डिसीजन जो भी हम लेते हैं उसमें रिग्रेशन एनालिसिस का हम बहुत यूज करते हैं, है ना। इसलिए इसको हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में कहा इट इज अ मैनेजमेंट टूल। ये एक मैनेजमेंट टूल है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अपने पास ये किस तरीके से काम में आता है। जैसे आप जानते हैं डिमांड किस पर डिपेंड करते हैं, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिमांड कंपटीटर के प्राइस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है, खुद की कंपटीटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ प्राइस का इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं डिमांड पर। तो हमने कोई एक एस्टेब्लिश की इक्वेशन, डिमांड इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी, और डिमांड और प्राइस में हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी। अब ये रिलेशनशिप कुछ भी आ सकती है, तो डेटा पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या है, यदि हमें प्राइस मालूम हो तो हम उस प्राइस पर डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। यही मतलब निकला जो अभी तक हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन एनालिसिस में। समझ रहे हो ना बेटा ये चीज। अब सपोज कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रही है, कोको कोला ने नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की। ठीक है ना, नया पैक लॉन्च किया और उसने कहा कि भाई इसकी कॉस्ट जो हमारे पास है वो है सपोज 6 रुपीज पर बोतल, 6 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है। इस कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीलर का मार्केट, रिटेलर का मार्जिन, सब कुछ आ गया। ठीक है ना, सारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 6 रुपीज आ रही है। अब हमको इसका प्राइस डिटरमाइन करना है कि हम इसका प्राइस कैसे रखें। तो जब बड़ी कंपनीज प्राइस डिसाइड करती है, कोई भी डिसीजन लेती हैं, ठीक है ना, तो साइंटिफिक तरीके से लेती हैं। साइंटिफिक तरीके से मतलब उसमें टूल्स अप्लाई करती हैं। ऐसा नहीं अपनी इच्छा से कि भाई अपन 7 रख लेते हैं प्राइस, ऐसा नहीं है, या 750 रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे सपोज कंपनी ने कहा कि हम प्राइस 7 रुपीज रखते हैं, 7 रुपीज पर यूनिट। तो अब प्राइस हमें मालूम है तो हम डिमांड एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज एक स्टेट में, राजस्थान स्टेट की बात करें, यदि उन्होंने प्राइस 7 रुपीज पर यूनिट रखा तो उस टाइम डिमांड 1 लाख यूनिट की आ रही है। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा राजस्थान में, ठीक है, एक यूनिट पर प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट 6 है, सेल 7 में कर रहे हैं, और 1 लाख यूनिट सेल हो रही है, तो 1 लाख रुपीस का पर डे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी कहती है कि ठीक है भाई 7 नहीं, हम यदि 8 रखें प्राइस तो क्या होगा, तो कंपनी ने 8 रुपए प्राइस रखे, 8 रुपीज पर यूनिट। अब हमारे पास पर यूनिट प्राइस प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज हो गया पर यूनिट प्रॉफिट। लेकिन हमने प्राइस बढ़ाई है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सपोज डिमांड हमारे पास 75,000 यूनिट है, 1 लाख यूनिट से डिक्रीज होके 75,000 यूनिट है, तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, 1,50,000 या 1.5 लाख कर देते हैं रुपीज पर डे। अब कंपनी कह रही है भाई ये तो प्राइस बढ़ाने पर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने कहा हम ऐसा करते हैं 9 रुपीज करते हैं। अब जैसे जैसे आगे प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो डिमांड बहुत तेजी से शार्पली डिक्लाइन होगी, ठीक है ना। अब सपोज हमारे पास डिमांड रह गई 25,000, ठीक है, तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन डिमांड अपने पास कम हो गई, तो 25,000 इंटू 3 अपने पास प्रॉफिट कितना होगा, 75,000 रुपीज होगा।
तो कंपनी के लिए सबसे अच्छा बेटर प्राइस कौन सा है? जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो बेटर प्राइस है या नहीं है? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपीस, यहाँ अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पर प्राइस रखे। अब देखो यदि कंपनी ने ये एनालिसिस नहीं किया होता और कंपनी 7 रुपीज ही प्राइस रख लेती, तो कंपनी सारे एफर्ट सेम लगा रही है, उसकी कॉस्ट जो उसका बजट है वो सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। और ये तो वन टेरिटरी का डिफरेंस है, वन स्टेट का। ऐसे कितने सारे जगह सेल कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिग्रेशन एनालिसिस के हेल्प से हमने जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, उसकी हेल्प से हम प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन इंडस्ट्री में वास्तव में यूज की जाती है, प्राइस डिटर्मिनेशन इसी तरीके से किया जाता है। समझ गए आप लोग बेटा? तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर काम क्या रहा है, जो हमने इक्वेशन एस्टेब्लिश की, जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन कह रहे हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन कितने तरीके की होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो लिखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, हमारे पास 2 टाइप्स की रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। और दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो हमारे पास 2 टाइप्स की रिग्रेशन इक्वेशन है, एक तो x on y और दूसरी क्या है? y on x। x on y रिग्रेशन इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना है, ये आपको प्रयोग। और y on x रिग्रेशन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन x on y है और y on x। यहाँ पर देखो y की वैल्यू हम खुद अपनी इच्छा से ले सकते हैं, मतलब y की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो y है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, या फिर अभी हमने वर्ड यूज किया था नोन वेरिएबल। एंड वैल्यू ऑफ x इज डिपेंड ऑन y। x को क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर अननोन वेरिएबल, ठीक है बेटा, समझ गए? नोन वेरिएबल एंड अननोन वेरिएबल। अब हमारे पास जो y on x इक्वेशन है, इसमें x क्या है भाई? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने देखा x on y में अपने पास x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और y on x में y क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन वेरिएबल, ठीक है। अब यदि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम x on y इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि x अननोन है ना, यहाँ पर अननोन वेरिएबल ही तो कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ अननोन वेरिएबल क्या है अपने पास? y। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कौन सी इक्वेशन काम में लोगे? y on x। समझ गए ना भाई? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कौन सी इक्वेशन यूज लोगे? x on y। y कैलकुलेट करना है तो क्या यूज करोगे? y on x यूज करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास x और y है, a वेरिएबल को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक b बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो b है और वो b है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये जो b है ये अपने पास x on y लाइन का है, तो इसमें हम लिखते हैं b x y, नीचे x y लिख देते हैं।
और ये अपने पास y ऑन x का है तो इसको क्या लिखते हैं वी वाई एक्स। ठीक है, तो x ऑन y हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। y ऑन x इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन दोनों को हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। अभी इनकी वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ए और वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इस ए को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम ए को एलिमिनेट करके नई इक्वेशन पर पहुंचते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे स्कोप में नहीं, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई। अपने पास x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन दो फॉर्मेट में है, एक फॉर्मेट ये है और एक फॉर्मेट ये है, ठीक है। और y ऑन x लाइन क्या आती है हमारे पास, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ये हमारे पास टू रिग्रेशन इक्वेशंस है, ठीक है भाई। समझ गए क्या बेटा? जनरली हमें यदि कैलकुलेशन करनी है, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो ये हम सेकंड वाली फॉर्मेट यूज में लेते हैं, ठीक है। और यदि हमें रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है उसके लिए हम ये वाली फॉर्मेट यूज करते हैं। वो भी हम जब दो चार क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा इस इक्वेशन को हमें कैसे यूज में लेना है। अब इस इक्वेशन में देखिए आप x और y कब यूज करते हैं ये हमें मालूम है, जब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना हो और y की वैल्यू गिवन हो। y और x कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो और x की वैल्यू गिवन हो। x बार अरिथमेटिक मीन है, y बार y का अरिथमेटिक मीन है, ये भी हम जानते हैं। ये जो अपने पास bxy है इसे कहते हैं हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। और जो byx है इसे कहते हैं हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ये हमारे पास टू टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन है। x ऑन y का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा उसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y कहेंगे। y ऑन x लाइन का होगा उसे क्या कहेंगे हम, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, bxy इक्वल्स टू r का मतलब आप जानते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारे पास है bxy कैलकुलेट करने का फार्मूला, और byx कैलकुलेट करने का फार्मूला है r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है बेटा। bxy कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो किसी दूसरे फॉर्मेट में हो तो इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो देखो कोरिलेशन का यदि आपको कार्ल पियर्सन मेथड का डायरेक्ट फार्मूला याद है तो वो यही फार्मूला था अपने पास, ठीक है ना, कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड। और डिनोमिनेटर में क्या आता था हमारे पास, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। और ऐसा ही सेम वाई के लिए आता था,
तो बी एक्स और वाई में जो कोरिलेशन में एक्स और वाई की दोनों टर्म आती थी, सिर्फ वाई की टर्म आती है, एक्स की नहीं आती, ठीक है ना। तो वाई की टर्म क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, और जो अंडर रूट आता था वो भी हट जाएगा। मतलब कोरिलेशन से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है। देखो कोरिलेशन का फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और यही सारी चीज किसके लिए आती थी, वाई के लिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया अपने पास, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक्स ऑन वाई में वाई की टर्म आई, लेकिन उससे अंडर रूट हटा दिया, ठीक है ना भाई, आ रहा है भाई समझ में ये हमारे पास बी एक्स वाई कैलकुलेट करने का फार्मूला, और बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का क्या हो जाएगा भाई, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट तो आएगा ही नहीं मतलब। अब यहाँ वाई और एक्स में किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ वाई की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की आएगी। तो ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं, ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन हो गई, टू रिग्रेशन इक्वेशन है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ठीक है ना। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाई इनटू वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इनटू वाई माइनस वाई। वाई ऑन एक्स क्या होती है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई एक्स इनटू एक्स, या वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इनटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू ये होती है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब हमारे रिग्रेशन में केवल 3 तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जनरल, ठीक है ना। 2-3 तरीके के, छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ये हमें याद करना है, ये तो याद कर लोगे ना भाई। अब पहले तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। चाहे तो आप लिख लो टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन आएंगे, एस्टिमेट द अननोन वैल्यू, एस्टिमेशन ऑफ अननोन वैल्यू, ये हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन है, जिसमें हम अननोन वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से। मतलब पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे, फिर अननोन वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने टेस्ट लिया, एक तो स्टैटिस्टिक्स का और एक इकोनॉमिक्स का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स का हमने टेस्ट लिया। अब हमारे पास इनके एवरेज मार्क्स आए, जो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज मार्क्स सपोज स्टूडेंट्स ने हैं 90, और इकोनॉमिक्स में एवरेज मार्क्स हैं 80, और मार्क्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में है सपोज 4, और इकोनॉमिक्स में है सपोज 5, और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.80, पॉजिटिव कोरिलेशन है, और कितना है 0.8 है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन of statistics
ऑन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करें, हमें रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है स्टैटिस्टिक्स ऑन इकोनॉमिक्स। दूसरी क्या होगी रिग्रेशन इक्वेशन? इकोनॉमिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। दो ही होती है, x1y और दूसरी y1x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को x एज्यूम कर लेंगे और एक वेरिएबल को y। ठीक है, चाहे तो आप स्टैटिस्टिक्स को x एज्यूम कर लो और चाहे तो स्टैटिस्टिक्स को आप y एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने सपोज स्टैटिस्टिक्स को x एज्यूम कर लिया और इकोनॉमिक्स को हम क्या एज्यूम करेंगे? y एज्यूम करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? अब हमारे पास जो एवरेज मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स के, क्या उसको हम x बार बोल सकते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स x अपने पास स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यहां पर इकोनॉमिक्स के एवरेज मार्क्स को हम y बार कह देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा इसका? जो इकोनॉमिक्स के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि हमने इसको x वेरिएबल माना, यहाँ x बार लिख देंगे, इसको हम सिग्मा x से डिनोट कर देंगे, ये y बार हो गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमें कैलकुलेट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ स्टैट्स ऑन इकोनॉमिक्स। क्या इस इक्वेशन को मैं x ऑन y कह सकता हूं क्या बेटा? क्योंकि स्टैट्स को मैंने x माना है और इकोनॉमिक्स को क्या माना है? y। तो हमें बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैलकुलेट करनी है। समझ में आया क्या बेटा? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस y या x माइनस एक्स बार। बी एक्स वाई का फार्मूला बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस y। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो हमें मालूम है। x माइनस एक्स बार कितना है बेटा? 90 इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 0.80। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है हमारे पास 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है अपने पास? 5 और y माइनस y बार कितना है? 80। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करें, ठीक है ना? 0.64 आ रहा है क्या? देखो बेटा सॉल्व करने पर तो 0.64 इसको सॉल्व करने पर आ रहा है हमारे पास। जो हमने ये सॉल्व किया, इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.64y 0.64y माइनस 0.64 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया हमारे पास 51.2। और जो ये 90 यहाँ पर नेगेटिव था, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया भाई? x इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 90 में से आप 51.2 लेस करके बताओ। 38.8 प्लस 0.641, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x ऑन y। तो देखो x ऑन y को हम इसी फॉर्मेट में तो रिप्रेजेंट करते थे, x इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू y। तो कैलकुलेशन के लिए हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया। जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो x को हमने एक तरफ रखा, ये कांस्टेंट टर्म a को इंडिकेट कर रही है और y का जो मल्टीपल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? बी एक्स वाई को। तो जो अपने पास 0.64 है बेटा, ये अपने पास क्या है? बी एक्स वाई। देखो इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? हाँ भाई, तो अब कोई डाउट नहीं है तो हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। सेकंड टर्म क्वेश्चन है हमारा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स।
इट मींस हमें इटरेशन इक्वेशन कौन सी कैलकुलेट करनी है, y ऑन x। इकोनॉमिक्स y माना था हमने और स्टैट्स क्या माना था हमने, x एज्यूम किया। तो y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है बेटा अपने पास, y माइनस y बार इक्वल्स टू dyx इनटू x माइनस x बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y बार इक्वल्स टू dyx का फार्मूला है r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू x माइनस x। अब हमें जो जो भी वैल्यू मालूम है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। y माइनस y बार बताओ भाई क्या था अपने पास, 80, r की वैल्यू है 0.80, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 4 इनटू x माइनस x बार है 9। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है क्या, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 80 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 प्लस x। ये y ऑन x लाइन, y ऑन x लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने पढ़ी थी, y इक्वल्स टू a प्लस byx इनटू x, ये हमने पढ़ा। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई -10 और x का मल्टीपल b होता है, यहाँ x का मल्टीपल क्या है 1 है, तो byx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो हमारे पास या तो आपसे x ऑन y लाइन कैलकुलेट कराएंगे या फिर y ऑन x लाइन कैलकुलेट कराएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है बेटा। अब इसमें हमसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी टाइप में, तो एक तो हमसे रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करा ली x ऑन y और y ऑन x। अब ये हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज किसी स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में 74 मार्क्स आए, तो उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स इन स्टैट्स बताने हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए। क्वेश्चन समझ गए, हमने कहा था ना हम वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से, यही तो कहा था हमने। तो अब हमको इन्होंने यही काम दे दिया कि बताइए यदि किसी स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में 74 मार्क्स आए तो स्टैट्स में कितने मार्क्स आए। अब स्टैट्स को कौन सा वेरिएबल माना था हमने, x, हमें क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है, मतलब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि x कैलकुलेट करना है तो कौन सी इक्वेशन काम में लोगे, x ऑन y या y ऑन x, x ऑन y, x कैलकुलेट करना है तो x ऑन y, y कैलकुलेट करना है तो y ऑन x, तो हमें x कैलकुलेट करना है तो हमें x ऑन y इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर तो हमने भी x ऑन y निकाल रखी है, तो यहाँ पर तो आप y की वैल्यू पुट करो कितनी 74 और आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपसे तीनों क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, आपसे यदि यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x ऑन y की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू bxy क्या होता है r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, y माइनस y। अब देखो x माइनस एक्स बार की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है, वहां से देख के बताओ 90, r की वैल्यू 0.80 इनटू 4/5, y की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स दे रखे हैं, मतलब आपको क्या दे रखा है इन्होंने, y दे रखा है, y की वैल्यू अपने पास 74 है माइनस y बार कितना है 80, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। ये देखो भाई, ठीक है, आपके पास 0.8 तो है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, ये 0.64 है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4
डिवाइडेड बाय 5, ये 0.64 आया और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा -6, तो ये माइनस आ जाएगा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.84, तो 90 में से 3.84 आप लेस कर दो तो ये 86.16 आ जाएगा। देखो ये आ रहा है करके, तो इसका मतलब यदि किसी स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में 74 मार्क्स आए तो हम ये एस्टिमेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आने चाहिए, 86.16 मार्क्स आने चाहिए। समझ में आ गया बेटा सबको? yes. अब आप मुझे एक और क्वेश्चन करके बताइए, यदि किसी स्टूडेंट के स्टेट्स में 80 मार्क्स तो इकोनॉमिक्स में उसके कितने मार्क्स हैं? तो आपको x की वैल्यू दे रखी है और y आपसे कैलकुलेट कराया, y कैलकुलेट कराया तो कौन सी इक्वेशन का मिलोगे, y और x, y माइनस y बार इक्वल्स टू r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस x। वैल्यूज पुट करो और बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। सेवेंटी, अभी चेक कर लेते हैं, y हमें कैलकुलेट करना है, y बार कितना था भाई अपने पास 80, r की वैल्यू 0.80, ये 5 हो गया अपॉन 4, x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 80, माइनस x बार कितना है 9, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 80 को तो इधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अपने पास इसको सॉल्व करने पर आएगा 1 इंटू -10 क्या हो जाएगा -10, 70 आ जाएगा इकोनॉमिक्स के पास, ठीक है। तो एक ही टाइप के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो आपसे रिग्रेशन लाइन ही पूछ लेंगे x on y, या रिग्रेशन लाइन y on x आपसे पूछ लेंगे, या फिर आपको y की वैल्यू दे करके x की वैल्यू कैलकुलेट कराएंगे, मतलब कौन सी इक्वेशन काम में आएगी x on y, ठीक है। यदि आपने ये निकाल रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और यदि आपसे वो y की वैल्यू दे करके x की वैल्यू दे करके y पूछे तो y on x इक्वेशन के हमें काम में आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे यदि ये पहले से निकाल रखी है तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू -10 प्लस x की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 80, तो 70 है। बस ये ध्यान रखना कि x कैलकुलेट करना है तो x on y लाइन ही यूज करोगे, y on x से गलत आ जाएगा आंसर। यदि आपको वहां पर x की वैल्यू 80 दे रखी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पुट कर दो कि सर हम यहाँ x की वैल्यू 80 पुट कर देते हैं और y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर आंसर 70 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, चाहे आप करके देखो। x और y कब यूज होगा, जब हमें x कैलकुलेट करना है, y और x लाइन कब यूज होगी, जब हमें y कैलकुलेट करना है। ये दो अलग अलग लाइन क्यों होती है, इसका रीजन भी है, इसका रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। टाइप 2, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस को करने के लिए जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं
इनको करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स पढ़नी पड़ेंगी। तो लिखिए relationship between correlation coefficient and regression coefficient. The relationship between correlation coefficient and regression coefficients. अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, इसका फार्मूला क्या होता है? r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और b वाई एक्स का फार्मूला क्या होता है? r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यदि हम इन दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें bxy इंटू byx, तो ये हो जाएगा हमारे पास r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गई आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स दोनों x और y और y एंड x को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कोरिलेशन कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा। ठीक है ना? अब बोथ साइड अंडर रूट ले लो, तो अपने पास क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है बेटा, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये रिलेशनशिप हमारे काम आएगी अभी। ठीक है, अच्छा अब इधर क्या है अपने पास? इफ बी एक्स वाई, ठीक है, इज पॉजिटिव एंड बी वाई एक्स इज पॉजिटिव, तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि बी एक्स वाई पॉजिटिव है और बी वाई एक्स पॉजिटिव है, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? बी एक्स वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में वेरिएट हो रहा है, और बी वाई एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई और एक्स सेम डायरेक्शन। जब एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे तो वाई और एक्स भी तो सेम ही डायरेक्शन में चेंज होंगे। ठीक है ना? तो एक्स और वाई यदि सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है ना। हमने कहा था पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में डेविएट होते हैं, सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक है बेटा? अब सेकंड है हमारे पास, इफ bxy is negative and byx also equals to negative। यदि bxy नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है? x एंड y डेविएट इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो अपने पास ये नेगेटिव आ रहा है। और x और y नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं, तो y और x भी क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट करेंगे। ये तो लॉजिकल बात है। ठीक है, जब x और y अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट होते हैं तो बताइए मुझे कोरिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा, तो कोरिलेशन भी क्या होगा? नेगेटिव।
तो हमें ये पता चल गया कि यदि bxy byx दोनों पॉजिटिव हैं तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा, ये बहुत काम आएंगे, ध्यान से समझ लेना। ये देखने में तो लग रहा है क्या छोटी सी चीज है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, इफ bxy पॉजिटिव एंड byx नेगेटिव, या फिर bxy नेगेटिव एंड byx पॉजिटिव। अब वही कोरिलेशन का क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यहां पर आ रहा है। अच्छा, bxy पॉजिटिव है, bxy पॉजिटिव है, इट मींस x एंड y डेविएट इन सेम डायरेक्शन। यही मतलब हुआ ना, या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या करें, byx क्या है अपने पास, नेगेटिव है, मतलब x और y अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सीरीज में हमने bxy और byx कैलकुलेट किया, तो ये तो हमें बता रहा है x और y सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, और ये बता रहा है x और y अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या एक ही सीरीज में? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया, यदि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ऐसी रिग्रेशन लाइन पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत है रिग्रेशन लाइन, और ऐसे में कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन does not exist. Also, correlation is not exist. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास दोनों रिग्रेशन लाइन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अब ये तो कह रहा है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक्स और वाई, और ये कह रहा है एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो सेम डायरेक्शन में करेंगे या अपोजिट, इन दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। तो ये तीन रिजल्ट समझ में आ गए, ठीक है ना। यदि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव तो कोरिलेशन भी नेगेटिव। यदि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम कहेंगे ऐसा रिग्रेशन लाइन पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे में कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हमारे पास फोर्थ रिलेशनशिप है Rx जो अपने पास ये bxy into byx है, it should be less than equals to 1। ये भाई एक से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। क्यों भाई ऐसी दादागिरी क्यों, ऐसा कोई जरूरी है क्या? यदि नहीं होगा तो क्या होगा भाई, यदि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है तो क्या होगा? इसका आंसर है यहां पर, यदि dxy और byx दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 सपोज हम ले लेते हैं 1.1 ही है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.1 है, तो 1.1 का अंडर रूट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। तो ये 1 से ज्यादा आ जाएगा 1.05। अब कोरिलेशन 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। यदि ग्रेटर देन 1 हो गया तो कोरिलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये 4 पॉइंट है जिस पर हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें याद होने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। देखो बेटा आगे आगे समझ में
ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं, आप बताना वो सही है या नहीं, ठीक है ना। लिखो नोट डाल करके। कोरिलेशन कोफिशिएंट is the geometric mean of regression coefficients. Correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficients. देखो भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? यदि मुझे टू ऑब्जर्वेशंस हैं x1 और x2, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, नहीं आएगा? ठीक है। और अभी अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हमने उनका अंडर रूट लिया, तो हमें क्या मिला था? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन हो गया या नहीं हो गया? आया ना? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो ये अपन से क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। नहीं, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट मैंने और लिखा कि bxy इसकी वैल्यू 2 है, क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए, यही है ना। bxy 2 है और byx 1/4 है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसका मतलब एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो अब यदि हमसे कोई कहे कि भैया bxy 2 है, बताओ ये पॉसिबल है या नहीं, तो हम कहेंगे भैया कह नहीं सकते, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ byx। यदि byx सफिशिएंटली इतना कम है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आ जाए, तब तो पॉसिबल है। लेकिन यदि byx भी ग्रेटर देन 1 ही है, सपोज byx की वैल्यू भी 2 होती या 4 होती, तब ये पॉसिबल नहीं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए। इंडिविजुअली bxy और byx दोनों ही ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया चीज? तो ये अपने टाइप 1 के क्वेश्चंस कर लिए अभी रिग्रेशन एनालिसिस में। टाइप 2 में जो क्वेश्चंस करेंगे उसका हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, मतलब उसमें क्या क्या चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस इतनी सी चीजें हैं, कोई ज्यादा चीजें नहीं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है ना।